वेलकम टू थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, एक पॉडकास्ट जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने के लिए बनाया गया है। मेरा नाम मैट अब्राहम्स है। मैं स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में लेक्चरर हूं, जहां मैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सिखाता हूं। मैं अपने कोलीग्स और एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा ताकि हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात कर सकें जो आपको एक कॉन्फिडेंट, ऑथेंटिक और कंपेलिंग कम्युनिकेटर बनने में मदद करेंगी। जब हम काम में अपनी कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोग प्रेजेंटेशंस या मीटिंग्स पर ध्यान देते हैं, जहां हम तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का ज्यादा हिस्सा स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे उसी वक्त फीडबैक देना, सवालों का जवाब देना, किसी को इंट्रोड्यूस कराना। ऐसे अचानक आने वाले कम्युनिकेशन मोमेंट्स उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि कभी-कभी प्लान्ड कम्युनिकेशन से भी ज्यादा। अक्सर लोगों को ऐसे इम्प्रोवाइजेशनल मोमेंट्स बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स और मेरे अच्छे दोस्त हैं जो बताएंगे कि हम इन स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस में कैसे ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एडम टोबिन को। एडम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिल्म और मीडिया स्टडीज के सीनियर लेक्चरर हैं और कंटिन्यूइंग स्टडीज में भी पढ़ाते हैं। डैन क्लाइन भी स्टैनफोर्ड में लेक्चरर हैं, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस और थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज दोनों में, और साथ ही डी स्कूल में इंस्ट्रक्टर भी हैं। एडम एंड डैन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अब हम सब ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ हमारे स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग से डर महसूस करते हैं। आप बताइए, ये चैलेंज कहाँ से आता है? ये इतना कठिन क्यों लगता है? जब हमें लगता है कि सबकी नजरें हम पर है और हमें परफॉर्म करना है, उसी वक्त दबाव बढ़ता है। जैसे ही वो सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है, दिमाग थोड़ा शॉर्ट सर्किट करने लगता है। हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैंने कैसा कहा। कई बार इम्प्रोवाइजर्स के साथ भी यही होता है। अगर प्रेशर में उन्हें लगे कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो भी प्रेजेंट रहने की एबिलिटी को शॉर्ट सर्किट कर देता है। और कमाल की बात है कि लोग पूरी तरह शटडाउन भी हो सकते हैं, या फिर कभी-कभी बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। हाँ, या उनकी आवाज बहुत ऊंची या बहुत धीमी हो जाती है, जैसे माइंड और बॉडी अपने आप उनसे भाग रहे हो। सही कहा। यानी उस वक्त वो सब कुछ कर रहे होते हैं सिवाय उस काम के जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी इम्प्रोवाइजेशन में एक्सपर्ट हैं। कोई भी सुबह उठकर अपने दिन की स्क्रिप्ट नहीं लिखता और बाकी सब उसी के हिसाब से नहीं चलते। बिल्कुल। हम सब इम्प्रोवाइज करते हैं, बस जब हमें ऑन द स्पॉट रखा जाता है तब मुश्किल महसूस होती है। और जब एडम कहता है हम एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सिर्फ हम दोनों की बात नहीं कर रहा, सही कहा। वो इंसानों की बात कर रहा है। वैसे हम भी एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, है तो सही। ये सच है, इसीलिए तो आप यहाँ हैं। हम ये बहुत सी हाई स्टेक्स सिचुएशन में भी देखते हैं। मुझे एथलीट्स याद आते हैं जो सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं, लेकिन जब असली प्रेशर आता है, वो एक पिच हो या कोई क्रूशल पट, अचानक वो फेल हो जाते हैं या संघर्ष करने लगते हैं, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। वही बात जो आप कह रहे थे। अब इससे पहले कि हम उन स्पेसिफिक टिप्स और ट्रिक्स पर जाएं जो इन सिचुएशन में मदद कर सकती हैं, मुझे लगता है कि आप जो सिखाते हैं उसका बड़ा हिस्सा माइंडसेट और अप्रोच से जुड़ा है। क्या आप दोनों इस अप्रोच के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, जो तरीका आप अपनाते हैं? मेरी पसंदीदा स्टोरीज में से एक ये है। जब मैं बे एरिया में पहली बार आया था तब जीपीएस नहीं होता था। हर बार जब मैं सैन फ्रांसिस्को जाता मैं रास्ता भटक जाता था, हर एक बार। और शायद 7वीं या 8वीं बार जब मैं फिर खो गया तो मैंने ऊपर देखा और कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पहले भी खो चुका हूँ। अगर मैं 2 बार दाईं तरफ मुड़ जाऊं तो फ्रीवे मिल जाएगी और मैं घर पहुंच जाऊंगा। और मेरे लिए वो एक माइंडसेट शिफ्ट था कि मुझे सारे जवाब नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं प्रेजेंट रहूं और रास्ता खुद ढूंढ लो। थोड़ा कंफर्टेबल रहना सीखो उस डिसकंफर्ट में भी। हमारी मेंटोर पैट्रिशिया रायन मैडसन, जिनकी किताब इम्प्रोव विजडम है, उन्होंने जब ये कहानी सुनी तो बोली, नहीं, असली बात ये नहीं कि तुम रास्ता ढूंढ लो, असली बात है कि जानबूझकर खो जाओ और देखो क्या मिलता है। और वो मेरे लिए एक और माइंडसेट शिफ्ट था। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने हाल ही में रनिंग शुरू की है।
जीपीएस के बाद वाला दौर है। और अब मुझे मजा आता है जानबूझकर थोड़ा खो जाने में। कुछ दिन पहले ओकलैंड में दौड़ते हुए मैंने सोचा, चलो आज थोड़ा नया रास्ता लेते हैं। बस आधा ब्लॉक मुड़ा और वहां एक नया नेटिव प्लांट्स पार्क बना हुआ था, 2 गलियों के बीच, सिर्फ 10 यार्ड्स दूर। और मैं नेचर में चला गया। वो अनुभव मैं कभी नहीं पा सकता था अगर मैंने थोड़ा खो जाने की माइंडसेट नहीं अपनाई होती। और स्पीकिंग में भी यही है, अगर आप प्रेजेंट हैं और थोड़ा उस डायरेक्शन में जाएं जहां पहले नहीं गए, तो शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन नए डिस्कवरीज वहीं से निकलती हैं। बिल्कुल। असल में यही तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, छोड़ देने की क्षमता। हर किसी पर दबाव होता है कि मुझे ये परफेक्टली करना है। अक्सर हम सोचते हैं मुझे ये करना है या मुझसे ये करने को कहा गया है, और फिर अपने आप से उम्मीद रखते हैं कि मुझे इसे बिल्कुल सही करना है। लेकिन आपके अनुभव में और आपकी इम्प्रोवाइजेशनल अप्रोच में सही करने की इस जिद को छोड़ देना बहुत जरूरी होता है। तो क्या आप कुछ ऐसे तरीके या विचार साझा कर सकते हैं जिनसे हम खुद अपने रास्ते से हट सके, यानी अपने ही प्रेशर से बाहर आ सकें? इम्प्रोव की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत कहावत है, डेयर टू बी डल। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस पर अपने विचार बताएं। जब मैं एमबीए स्टूडेंट से कहता हूं डेयर टू बी डल, तो पूरा कमरा चुप हो जाता है। फिर मुझे समझाना पड़ता है कि क्यों। क्या आप बताना चाहेंगे कि ऐसा कहना इतना लिबरेटिंग क्यों है? क्योंकि ये प्रेशर हटा देता है। हम सब इंटरेस्टिंग बनने के पीछे भागते हैं। हमारी मेंटोर पैट्रिशिया रायन मैडसन के मेंटोर थे कीथ जॉनस्टोन, इम्प्रोव के लेजेंड। उन्होंने कहा था, अनओरिजिनल दिखने का डर हमारी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए डेयर टू बी डल या बी ऑब्वियस सबसे शक्तिशाली क्रिएटिव मंत्र है। उन्होंने कहा था, जब तुम ओरिजिनल बनने की कोशिश करते हो तो तुम सब जैसे लगते हो जो ओरिजिनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तुम ऑब्वियस बनते हो तो तुम खुद होते हो, और वही जेन्युइन होता है। अगर तुम्हारा ऑब्वियस वही है जो बाकी सोच रहे थे, तो वो तुम्हें ब्रिलियंट समझेंगे, और अगर तुम्हारा ऑब्वियस अलग है तो वही असली ओरिजिनलिटी है। सही कहा। और वो ऑब्वियस चीज ही तुम्हारी आवाज है, तुम्हारा असली वर्जन। तुम किसी और का दिखावा नहीं कर रहे, बस वही बोल रहे हो जो तुम महसूस करते हो। कीथ और पैट्रिशिया से एक और लेसन हमें मिला था, शूट फॉर एवरेज एंड फेल चीयरफुली। जब मैं ये स्टूडेंट्स को बताता हूं, खासकर स्टैनफोर्ड जैसे हाई अचीवर्स को, तो उन्हें यकीन नहीं होता। वो हंसते हैं, गार्डेड रहते हैं, लेकिन 10 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद जब वो सेफ स्पेस में फेल कर सकते हैं, तब उनकी झिझक टूटती है। वो असल में खुद को दिखाने लगते हैं, वो वर्जन जो वो छिपाए हुए थे। आज के दौर में सब पर प्रेशर है, आउटस्टैंडिंग बनो, ओरिजिनल बनो, पैराडाइम तोड़ो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, हम असली क्रिएटिविटी तक पहुंच ही नहीं सकते। हमें खुद को खेलने, खोजने और असली बने रहने की इजाजत देनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्किल्स समय के साथ सीखी जा सकती है। जैसे डैन ने कहा, जितना ज्यादा आप करते हैं उतना आप अपने अंदर की सच्चाई को छूने लगते हैं। सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करने की बजाय हमें अपने असली वर्जन पर टिके रहना चाहिए। मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी है कि हम समझें हम खुद पर कितना प्रेशर डालते हैं और खुद को कितना जज करते हैं, जो हमें वो करने से रोक देता है जो हम सच में करना चाहते हैं। सही कहा। और ये सोचना कि अगर कुछ ठीक से ना हुआ तो क्या होगा, और उस असफलता को स्वीकार करना, ये बहुत लिबरेटिंग होता है। हम ये नहीं कह रहे कि यही एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। कई बार तो पारंपरिक तरीका ही जरूरी होता है, तैयारी करना, योजना बनाना, सही शब्द चुनना। लेकिन साथ ही हमें ये भी सीखना चाहिए कि कैसे अलग सिचुएशंस में जजमेंट और इवैल्यूएशन को थोड़ा साइड रखकर एक अलग तरीके से काम किया जा सकता है। पैट्रिशिया की किताब में शुरुआत में ही वो लिखती हैं, जब मैं किसी सर्जन के पास जाती हूं तो मैं चाहती हूं कि वो पूरी तरह तैयार और ट्रेंड हो। हाँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं चाहूंगी कि वो प्रेजेंट रहे और इम्प्रोवाइजेशन कर सके। और हाँ, मैं ये भी चाहूंगी कि वो मुझसे बात कर पाए कि हुआ क्या है। बिल्कुल। मेरा मानना है कि जब आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, बातचीत नेचुरल लगती है, क्योंकि भीतर से आपको भरोसा होता है, मुझे ये आता है। कभी कभी हम क्लास में एक एक्सरसाइज करते हैं
किसी से कहते हैं कि अपने नाम की कहानी बताओ, चाहे वो पहला नाम हो, मिडिल नेम या लास्ट नेम, या फिर बस बताओ कि वीकेंड में क्या किया। और हम रिमाइंड करते हैं कि जब आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं तो आपको हर शब्द परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अगर आप अपने कंटेंट से कंफर्टेबल हैं तो आपकी डिलीवरी ज्यादा फ्री फ्लोइंग और नेचुरल होती है। प्रेजेंट रहना इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है और इम्प्रोव का तो मूल ही यही है, प्रेजेंट में रहना। तो मैं चाहता हूं आप दोनों बताएं कि प्रेजेंट ओरिएंटेशन स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग में कैसे मदद करती है, और साथ ही चलिए इसमें लिसनिंग को भी शामिल करते हैं। अक्सर Q&A में जब कोई सवाल पूछता है या फीडबैक मांगता है तो हमें लगता है कि हमें चैलेंज किया जा रहा है या हमें जज किया जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम पर हमला किया गया हो। बिल्कुल। और इम्प्रोव में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है, ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज के नजरिए से। क्या आप इस पर थोड़ा बताएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इन मोमेंट्स को पॉजिटिव की तरह देखने लगें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, इम्प्रोव में एक बहुत मशहूर मंत्र है कि हर वक्त हमारे आसपास ऑफर्स आ रही होती हैं। एक इम्प्रोवाइजर जब स्टेज पर जाता है तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता, बस पार्टनर की पोस्चर देखकर ही वो समझ जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति थोड़ा झुका हुआ है या थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, और वो उस चीज को एक ऑफर की तरह लेता है, फिर उसी से सीन बनता है। तो हर जगह ऑफर्स हैं और ऑडियंस भी हर वक्त हमें ऑफर्स देती रहती है। हाँ, और जब ऑडियंस कोई ऐसा सवाल पूछती है जो थोड़ा एग्रेसिव लगता है या जिससे हमें डिफेंसिव महसूस होता है, खासकर अगर हमें उस टॉपिक पर पूरा भरोसा ना हो, तो मैंने एक बात सीखी है फैसिलिटेटर के तौर पर। ऐसा व्यक्ति दरअसल सबसे ज्यादा एंगेज्ड होता है। वो दिखा रहा होता है कि उसे फर्क पड़ता है। सही कहा। और वही आपका सबसे बड़ा मौका होता है। ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। इम्प्रोवाइजर्स तो जब कुछ गलत हो जाता है तब एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं और वो सोचते हैं वाह, अब देखते हैं इससे क्या नया बन सकता है। क्योंकि वो मोमेंट लाइव है, एक नया मौका है, नई जानकारी है। बिल्कुल। और हाँ, मुझे ही ये कहना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। यही तो असली बात है ना? हाँ, सही कहा। तो जब कोई आपको चैलेंज करता है, थोड़ा नकारात्मक लगता है, हम उसे तुरंत रीफ्रेम कर सकते हैं। कई बार देखा है, जो व्यक्ति सबसे कठिन सवाल पूछता है वही आगे चलकर आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। अगर आप उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दें और एंगेज करें तो वही चैंपियन बन सकता है। और अगर कोई सवाल बहुत इंटेंसिटी के साथ आता है तो तुरंत जवाब मत दो, कहो जरा और बताइए या आपके क्या विचार हैं इस बारे में। क्योंकि कई बार वो नकारात्मक एनर्जी नहीं होती, बस वो व्यक्ति किसी और तरह से पैशनेट होता है। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा जो मैं मैट के साथ हमारी क्लास में भी बताता हूँ। एक बार मैं एक टीवी शो पिच कर रहा था और सामने वाले ने मुझसे कहा, मुझे बताओ कि ये साई फाई कहानी क्यों नहीं है। और मैंने सोचा, अरे मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये साई फाई है। शायद उसमें थोड़ा एलिमेंट रहा हो। सही कहा। तो मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर पता चला कि उस व्यक्ति के बॉस को पिछली 3 साईफाई कहानियों से बुरा अनुभव हुआ था। असल में वो मुझसे ऐसे पॉइंट्स पूछ रहा था जिनसे वो मेरे आइडिया को अपने बॉस के सामने डिफेंड कर सके। अच्छा। हाँ, यानी वो मेरी कहानी बेचने में मेरी मदद कर रहा था। वो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जिसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं था। वाह। तो किसी सवाल को अटैक की तरह देखने की बजाय मैं उसे ऐसे देख सकता हूं कि ये व्यक्ति मुझे अपने दिमाग के बाहर की जानकारी दे रहा है। वो अपनी चिंता लेकर आया था और वो मुझे एक्चुअली हेल्प करना चाहता था। मुझे इस कहानी में जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि इसमें सब कुछ जुड़ता है। आपको उस पल में प्रेजेंट रहना पड़ा ताकि आप समझ सकें क्या चल रहा है। आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जो सामने वाले ने दिया और उसे एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इसका मतलब था ध्यान से सुनना और खुले दिमाग से रहना। और मैंने पैराफ्रेज भी किया। जैसे डैन ने कहा था, मैंने भी पूछा, थोड़ा और बताइए ये सवाल कहाँ से आया? और फिर जो गहराई में वजह निकली वो हम दोनों के लिए उपयोगी साबित हुई। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां उन्हें आपत्तियों, ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है या सवालों के जवाब देने होते हैं, उनके लिए ये सलाह बहुत जरूरी है। आपको सुनना होगा, खुले दिमाग से रहना होगा और ये देखना होगा
कि ये स्थिति आपको सिर्फ डिफेंड करने का नहीं, बल्कि अपने विचारों को एक्सपैंड और एक्सटेंड करने का मौका दे रही है। मैंने तुमसे मैट एक बहुत शक्तिशाली बात सीखी। कम्युनिकेशन को परफॉर्मेंस नहीं, कॉन्वर्सेशन बनाओ। बिल्कुल। जब आप ये सोचते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो दबाव बढ़ता है, लेकिन अगर सोचे मैं बातचीत कर रहा हूं जहां मैं जानकारी साझा कर रहा हूं, सामने वाला कुछ कहता है, मैं उसे लेकर आगे बढ़ता हूं, तो एंजाइटी कम हो जाती है और सब ज्यादा नेचुरल लगता है। बिल्कुल सही। बातचीत का टोन हमेशा फायदेमंद रहता है। हमने बहुत सी यूजफुल बातें की जो स्पॉन्टेनियसली बोलने में मदद करती हैं। अब अगर आप दोनों थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाएं तो नहीं। नहीं, हम बात कर चुके हैं, चलो थोड़ा इंडल्ज करो। एग्जैक्टली। तो मैं आप दोनों से 3 सवाल पूछूंगा जिनसे हम हर एपिसोड का अंत करते हैं। हम बारी बारी से जवाब देंगे ताकि थोड़ा सरप्राइज भी रहे। डैन, पहले आपसे शुरू करते हैं। तो डैन, पहला सवाल, अगर आपको अब तक मिला सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन एडवाइस 5 से 7 शब्दों के प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइटल में कहना हो तो वो क्या होगा? एडम ने पहले ही कहा था, मैं वही दोहराऊंगा, इट इज नॉट अबाउट यू। बहुत बढ़िया। एडम, आपका क्या होगा? अरे, मैं भी वही कहने वाला था। अच्छा। मेरा वर्जन है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। ओह, ठीक है, हम तुम्हें इसका क्रेडिट देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो एडम, क्योंकि तुम थोड़े कम ओरिजिनल थे तो हम तुम्हें दूसरा सवाल देंगे। सही है। ठीक है, अगला सवाल एडम के लिए। लेकिन मैं प्रेजेंट था, एवरेज था। और चीयरफुली फेल किया। बिल्कुल। तो बताइए, कौन सा कम्युनिकेटर आपको इंस्पायर करता है और क्यों? मुझे ट्रेवर नोआ बहुत पसंद है, द डेली शो के होस्ट। उनका ऑडियो बुक ऑटोबायोग्राफी अद्भुत है। मुझे उनकी बातों में जो अच्छा लगता है वो है उनकी प्रेजेंस। वो हमेशा खुद लगते हैं, वो अथॉरिटी से बोल सकते हैं, कभी हास्य में, कभी बहुत गहराई से, लेकिन हर बार ऑथेंटिक रहते हैं। उनका रेंज कमाल का है, फिर भी हर बार वो ओरिजिनल रहते हैं। यानी ऑथेंटिसिटी। हाँ, ऑथेंटिसिटी और नेचुरलनेस दोनों। मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। डैन, आपका कोई कम्युनिकेटर जो आपको इंस्पायर करता हो? मैं थोड़ा अलग नाम लूंगा। करीब 20 साल पहले मैं एडिनबर्ग फ्रिंक फेस्टिवल गया था। वहां एक ब्रिटिश कॉमेडियन और स्टोरी टेलर थे, डैनियल किटसन। वो लेट एंड लाइव नाम के शो को होस्ट कर रहे थे, जहां रात के 12 बजे ड्रंक नॉइजी ऑडियंस होती थी और रैंडम स्टैंड अप्स परफॉर्म करते थे। डैनियल वहां इतने काम और कॉन्फिडेंट थे, वो हर हिकलर को बड़ी सहजता से संभाल लेते थे। कभी एग्रेसिव नहीं, बस बहुत प्रेजेंट और कंफर्टेबल। वो कमरे में जो भी हो रहा होता था उसे नाम देकर सबको कनेक्ट कर लेते थे। उनका कंट्रोल और अवेयरनेस देखना अद्भुत था। कमाल है, बहुत दिलचस्प, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर तीसरा सवाल जो मैं पूछता हूं वो ये होता है कि एक सफल कम्युनिकेशन की रेसिपी में कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, लेकिन इस बार मैं इसे थोड़ा इम्प्रूव गेम बना रहा हूं। 3 इंग्रेडिएंट्स बताने की बजाय हम सब बस एक इंग्रेडिएंट बताएंगे जो हम इस रेसिपी में डालना चाहेंगे। तो एडम, बताओ, तुम क्या डालोगे इसमें? सिनेमन। अच्छा। अरे नहीं, माफ करना, कैसे कहूं, मेरा मतलब यह है कि आप वक्त के साथ खुद पर भरोसा बनाते हैं। जब आप खुद को छोटे छोटे सुरक्षित तरीकों से सामने रखते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आखिर में मेरा मानना है कि खुद पर भरोसा रखना एक बहुत ताकतवर इंग्रेडिएंट है किसी भी सफल कम्युनिकेशन के लिए। डैन, एक बात है जिस पर हमने अब तक ठीक से बात नहीं की, लेकिन ये बाकी सब चीजों से पूरी तरह जुड़ी हुई है। अपनी बात को प्लान करो, तैयारी करो, रिसर्च करो, ऑडियंस और उनकी जरूरतों के बारे में सोचो, लेकिन जब असल में बोलने का वक्त आए तो उस पल पर ध्यान दो। कमरे में मौजूद लोगों से पहले थोड़ा मिलो, छोटी छोटी बातें करो, अपने से पहले बोलने वाले स्पीकर को सुनो और फिर अपनी टॉक में उस दिन या उस माहौल की किसी बात को शामिल करो। तुम्हें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बदलने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो कि जो कुछ उस वक्त चल रहा है उसे एक्नॉलेज करो, ताकि तुम्हारी बात उस जगह और उस पल के लिए खास लगे। बहुत बढ़िया। यानी खुद पर भरोसा रखो, तैयार रहो और मेरी तरफ से जोड़ दूं, हैव फन। हम खुद पर बहुत दबाव डालते हैं। मुझे याद है
जब मैं अपनी पहली मार्शल आर्ट्स ब्लैक बेल्ट टेस्ट देने जा रहा था, मेरे मेंटोर ने बस इतना कहा, हैव फन। पहले तो मैं चौंक गया, पर उसी नजरिए ने पूरा अनुभव बदल दिया। मुझे लगता है ये 3 इंग्रेडिएंट्स, ट्रस्ट, प्रिपरेशन और फन, किसी को भी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग में बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए भी शुक्रिया। मुझे सच्चे दिल से उम्मीद है कि जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो हमारी दी हुई सलाह को दिल से अपनाएंगे। आखिर में ये सब अप्रोच पर निर्भर करता है। आपका नजरिया कैसा है, आपका माइंडसेट कितना ओपन है, आप उस पल में कितने प्रेजेंट हैं, आप कितना सुनते हैं और अपने स्ट्रक्चर तथा खुद पर कितना भरोसा रखते हैं। इन सब को मिलाकर ही कोई व्यक्ति एक बेहतर स्पॉन्टेनियस स्पीकर बन सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस का पॉडकास्ट। अधिक जानकारी और एपिसोड्स के लिए gsb.stanford.edu पर जाएं या हमें किसी भी पॉडकास्ट ऐप पर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर आप हमें पा सकते हैं @StanfordGSB। पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का मौका मिला है, और ये जानना बहुत प्रेरणादायक है कि लोग हमारे पॉडकास्ट के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर रहे हैं। पूरी टीम की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये शो संभव नहीं। नए एपिसोड्स, नए इनसाइट्स और गहराई के साथ हम लौटेंगे। इस शो को आप तक पहुंचाने में वाकई बहुत समय और मेहनत लगती है, इसलिए अपने सुझाव और विचार हमें भेजते रहिए, और अगर संभव हो तो हमारे प्रीमियम संस्करण से भी जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए अगले 200 एपिसोड्स की ओर।